समय अपनी चाल से चल रहा था। शहजादों की पढ़ाई जोरों शोरों से हो रही थी। दारा का रुझान सभी धर्मों को जानने में था, जबकि औरंगजेब इस्लाम के प्रति अधिक वफादार था। उसने दूसरे धर्म को पढ़ा, लेकिन सिर्फ उन्हें जानने भर को। लेकिन दारा दिल से उन्हें जानना समझना चाहता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दूसरे धर्मों में रुचि दिखाकर आवाम का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, ताकि तख्त की दावेदारी के समय उसका पक्ष मजबूत हो जाए। फिर 1633 में शाहजहां ने दारा का पहला निकाह पक्का कर दिया, जिसमें शाहजहां ने पानी की तरह पैसा बहाया। कहा जाता है लगभग 30 लाख का खर्च हुआ था उसमें। मुगलों की सबसे महंगी शादी थी वो। आधे मील तक आसमान आतिशबाजी से जगमगा रहा था। दूर दूर से लोग इस निकाह में शिरकत करने आए थे, मगर औरंगजेब घर का जश्न होते हुए भी खुद को बहुत अकेला और गैर जरूरी महसूस कर रहा था। वो अपने हौजरे में अकेला बैठा हुआ था। तभी कुछ दासियां निकाह में पहनने के लिए उसके कपड़े और आभूषणों के थाल लेकर हाजिर हुईं। उन्हें देखते ही औरंगजेब ने लापरवाही से कहा, जाओ तुम सब यहाँ से, मैं निकाह में शामिल नहीं हो रहा। इतने में उसकी मम्मी मुमताज महल भी वहां आ गई और उन्होंने औरंगजेब की बात सुन ली। उसने सभी दासियों को वहीं रुकने का इशारा किया और प्यार से औरंगजेब से बोली, क्यों तुम निकाह में शामिल नहीं होना चाहते? तुम्हारे अपने भाई के लिए इतना बड़ा दिन है, ऐसे में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। और दूसरा, निकाह में इतने सारे प्रभावशाली लोग शामिल होने वाले हैं, तुम्हें उनसे मिलकर जानना चाहिए। याद रखो, तुम एक शहजादे हो, लोगों से संबंध बनाना तुम्हें आना ही चाहिए। आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे अब्बू मुझे उनसे मिलवाने वाले हैं। उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा अगर मैं निकाह में शामिल नहीं हुआ तो। और दारा भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता। पता नहीं अब्बू को उसमें क्या दिखाई देता है। वो तो एक काफिर है। इस्लाम से ज्यादा दूसरे धर्मों में उनकी रुचि है। मुझे नहीं जाना वहां। मगर मुमताज ने जैसे तैसे उसे निकाह में जाने के लिए मना लिया। और फिर वही हुआ जिसका औरंगजेब को डर था। उसे वहां कोई खास तवज्जो नहीं मिली। तब से उसने ठान लिया था कि वो शाहजहां की नजरों में छाने का कोई ना कोई मौका जरूर ढूंढ कर रहेगा। और फिर कुछ समय बाद उसे एक ऐसा मौका मिला। 7 जून 1633 की बात है। शाहजहां को खेलों में बहुत रुचि थी। उस दिन सुबह भी आगरा की यमुना किनारे एक खेल का आयोजन किया गया था। 2 विशालकाय हाथियों के बीच लड़ाई का खेल था, जिनके नाम थे सुधाकर और सुंदर। 2 सिपाहियों ने आकर हाथियों की देखरेख करने वाले महावत से पूछा, सब तैयारियां हो गई ना? शहंशाह शहजादों के साथ यहाँ पधारते ही होंगे। जी, बस शहंशाह का ही इंतजार है। तभी उन्हें दूर से आती घोड़ों की पदचाप सुनाई दी। शाहजहां अपने सभी शहजादों के साथ घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंच चुका था। उनके आते ही महावत ने दोनों हाथियों को खुला छोड़ दिया। आजाद होते ही वो भागकर किले की बालकनी के नीचे पहुंच गए। शाहजहां उनकी लड़ाई और करीब से देखने के लिए शहजादों के साथ उस ओर बढ़ा। दोनों हाथी आपस में भिड़ चुके थे। कुछ देर तक आपस में उलझे रहने के बाद दोनों हाथी एक दूसरे से दूर हट गए। लेकिन फिर अगले ही पल सुधाकर नाम का हाथी गुस्से से हुंकार भरते हुए सुंदर की तरफ जाने की बजाय औरंगजेब की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सबके चेहरों पर खौफ की परछाई दिखने लगी। शाहजहां चिल्लाया, अरे कोई उसे औरंगजेब की तरफ जाने से रोको। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुधाकर औरंगजेब के बहुत नजदीक पहुंच गया। उस वक्त औरंगजेब की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी, मगर फिर भी वो भयभीत नहीं हुआ। वो शांति से वहीं खड़ा रहा। लेकिन उसका घोड़ा भाग जाने को मचलने लगा। औरंगजेब ने उस पर भी काबू पा लिया और फिर उसने दूर खड़े एक सिपाही से चिल्लाकर कहा, भाला फेंको मेरी तरफ। और फिर जैसे ही भाला औरंगजेब के हाथ में आया, उसने उसे हाथी के मस्तक के ठीक बीचों बीच दे मारा। हाथी भाला लगने से और विद्रोही हो गया। खेल देखने आए लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वो घबराकर इधर उधर भागने लगे। इसी बीच औरंगजेब ने एक बार और चिल्लाकर कहा, पटाखे जलाओ, धुआं करो। ऐसा करने से शायद इनका ध्यान भटक जाए। तुरंत पटाखे फोड़े गए। सूखे पत्ते और टहनी जलाकर धुआं किया गया, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुधाकर अब औरंगजेब से मात्र 1 इंच की दूरी पर था और देखते ही देखते उसने लपक कर औरंगजेब के घोड़े पर अपने दांत गड़ा दिए, जिससे उसका घोड़ा पलट गया। मगर उसके पलटने से पहले ही औरंगजेब घोड़े से कूद गया और फिर वो अपनी तलवार निकालकर हाथी का मुकाबला करने लगा। इतने में शाह शोजा, औरंगजेब का बड़ा भाई, अपने घोड़े पर सवार धुएं को चीरता हुआ आया और किसी तरह हाथी की पीठ पर चढ़ने में कामयाब हो गया और उस पर भाले से वार करने लगा। मगर कोई फायदा नहीं हुआ। हाथी ने उसे नीचे गिरा दिया।
इसी बीच राजा जय सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। हाथी पर फौरन दोनों तरफ से हमला किया जाए। दोनों शहजादों को कुछ नहीं होना चाहिए। बचाव की कोशिश जारी थी कि तभी दूसरा हाथी सुंदर सुधाकर की तरफ लपका, लेकिन शायद सुधाकर तब तक थक चुका था। वो दूसरी दिशा में भागने लगा। उसे भागते देख सुंदर भी उसके पीछे पीछे गया। दोनों हाथियों के जाने के बाद सभी को राहत मिली, खासकर औरंगजेब को। जब खतरा टल गया तो शाहजहां ने औरंगजेब को गले लगाते हुए कहा, मैं कायल हो गया तुम्हारी बहादुरी का। इतनी कम उम्र में इतना गजब का साहस, वाकई काबिले तारीफ है। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी अपने अब्बू के सामने तलवार लेकर एक चीते से लड़ गया था। शुक्र है अल्लाह का कि तुम सही सलामत हो। औरंगजेब को अपने अब्बू के सीने से लगकर बहुत सुकून मिला। यही मौका तो वो कब से ढूंढ रहा था। अपने जज्बातों को अपने चेहरे पर बयां होने से रोकते हुए उसने शाहजहां से कहा, मैं अगर लड़ते हुए भी मर जाता तो कोई शर्म की बात नहीं होती। शर्मनाक तो वो है जो मेरे भाई ने किया। शाहजहां को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने उत्सुकता से औरंगजेब से पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? जब यह सब हो रहा था तब दारा कहाँ था? हमें नहीं पता। उस वक्त इतनी भगदड़ मची हुई थी कि हमारा ध्यान उसकी ओर था ही नहीं। लेकिन हमें विश्वास है कि वो भी तुम्हें बचाने की कोशिश में ही लगा होगा। शाहजहां की बात पर औरंगजेब हंसते हुए बोला, पेड़ के पीछे छिपकर? यह सुनने के बाद शाहजहां के पास दारा के बचाव में कुछ भी कहने को नहीं रहा। वो चुप हो गए और औरंगजेब अपने घोड़े पर सवार होकर किले की ओर निकल गया। 3 महीने बाद औरंगजेब की 15वीं सालगिरह आई। तब शाहजहां ने सोने की अशर्फियों से उसका तुलादान किया। उसे 2 लाख रुपए की कीमत के तोहफे दिए गए, जिसमें 5000 मोहरें और सुधाकर हाथी भी शामिल था। उर्दू और फारसी में उसकी बहुदारी पर कविताएं कही गईं। फिर 1634 में जब वो 16 साल का हुआ तो उसे सेना में देह हजारी का पहला पद मिला, जिसमें उसके हिस्से 10,000 घुड़सवार और 5,000 पैदल सवार आए। साथ ही उसे लाल रंग का शाही तंबू भी इस्तेमाल करने की इजाजत भी मिली। इससे पहले तक उसे 500 रुपए प्रतिदिन मिला करते थे। और फिर अगले वर्ष 1635 में शाहजहां ने औरंगजेब को शाही दरबार से दूर सल्तनत के काम के लिए भेजा। करीब 22 सालों तक 1635 से 1657 तक औरंगजेब मुगल साम्राज्य में युद्ध लड़ने के लिए यहाँ से वहां जाता रहा। कभी उसे बुंदेलखंड भेजा जाता तो कभी बल्ख और कभी कंधार। उसने इस बीच गुजरात, मुल्तान और दक्कन के गवर्नर की जिम्मेदारी भी संभाली। इन सब के पीछे की कहानी क्या है, ये जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड सिर्फ कुकू FM पर।